अगर भ्रष्टाचार हुआ है, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि शराब का ऐसा खेल खेला गया देश में कि एक के बदले एक फ्री किया गया। जब ये अपीयर नहीं हुए, जब ये अगली बार अपीयर हुए, उस दौरान तक उनके पास साक्ष्य आ गए। 4 महीने के अंदर 13 मोबाइल फ़ोन बदले गए, बहुत सारे डाटा डिलीट किए गए। इन सब बातों को समझ करके पुलिस ऑफिसर को लगा कि इन्हें अरेस्ट करना चाहिए, उन्होंने अरेस्ट कर लिया ऑन द ग्राउंड विच हैव गिवन इन द कोर्ट कि भाई इनको कन्फ्रंट कराना है। इसमें सिर्फ एक मनीष सिसोदिया नहीं है, इसमें 15 लोग हैं। लालू यादव को जब अरेस्ट किया गया तो उन्होंने भी कहा कि मेरे ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। मुलायम सिंह, मायावती, आप पूरे पृष्ठभूमि राजनीति के देखो तो ये तो राजनीतिक बयान हो गए एक तरीके से। लेकिन तथ्यात्मक अगर बात करोगे आप तो तथ्यात्मक बातें आपके समझ में आएंगी कि दिल्ली में हुआ क्या। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। लगातार दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया सीबीआई के द्वारा, उसके बाद से कानूनी जो दांव पेच हैं वो शुरू हो चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर कि आखिरकार कानूनी बातें क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हम आज पुरुषोत्तम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि इनसे ज़्यादा शायद कोई नहीं जान सकता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया उसके बारे में एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा। क्या इसमें राजनीति हो रही है या कानून कुछ ऐसा कहता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सही हुई है? देखिए, इसको समझने के लिए आपको पूरे प्रकरण को समझना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है। राजनीतिक रूप देखना तो देखो, आम आदमी पार्टी बड़ी नई नवेली पार्टी है और नई नवेली पार्टी है, लेकिन जब भ्रष्टाचार कोई आरोप लग रहे हैं तो ये सभी पुरानी पार्टियों की तरह ही बर्ताव कर रही हैं यहाँ पे। खैर, हम कानूनी पहलू को अगर देखते हैं तो इनके ऊपर आरोप क्या लगे। दिल्ली सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहे नरोत्तम जी, उनके रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि भैया आबकारी नीति में घोटाले को लेकर के प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जाए। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को इस विषय पे प्राथमिकी दर्ज किया और जांच शुरू कर दिया। जांच शुरू करने के दौरान में सीबीआई ने 7 राज्यों में 36 ठिकानों के आसपास लगभग छापेमारी की और उस छापेमारी के दौरान में उन्हें कुछ सबूत प्राप्त हुए। वो सारे सबूत मिलने के बाद में देखो, सीबीआई हैज़ फॉलोड अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीजर हियर। ठीक है जी, जब उन्होंने करा तो एक अपीयरेंस बिफोर द पुलिस ऑफिशियल्स, इसके लिए नोटिस दी जाती है जिसे कहते हैं 41 का नोटिस। तो 41 का नोटिस इन्हें सर्व किया गया 3 बार। पहली बार जब सर्व किया गया प्रीवियस ईयर लास्ट मंथ में, उस दौरान में अपीयर हुए। दूसरे बार जब इन्हें सर्व किया गया 19 फरवरी 2023 को 41A का नोटिस, तो इन्होंने कहा कि भाई मेरा प्री प्लान्ड है, कोई शेड्यूल है, मैं नहीं अपीयर होऊंगा। ये अपीयर नहीं हुए। अब मैं आपको ये प्रोसीजर बता देता हूँ कि नोटिस है क्या। देखो, 41A के नोटिस का तात्पर्य ये होता है कि जब उन्हें लगता है कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए और उस व्यक्ति को महज जांच के लिए बुलाया जाए तो पुलिस ऑफिशियल 41A का नोटिस सर्व करके जांच के लिए बुलाती है। ठीक इसी प्रकार से उनको बुलाया गया। लेकिन इसमें क्लॉज है कि अगर लगेगा पुलिस ऑफिसर को कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं या फिर आप 41A के नोटिस को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में इट इज़ ऑन देयर ओपिनियन कि वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। जब ये अपीयर नहीं हुए, जब ये अगली बार अपीयर हुए, उस दौरान तक उनके पास साक्ष्य आ गए। 4 महीने के अंदर 13 मोबाइल फ़ोन बदले गए, बहुत सारे डाटा डिलीट किए गए। इन सब बातों को समझ करके पुलिस ऑफिसर को लगा कि इन्हें अरेस्ट करना चाहिए, उन्होंने अरेस्ट कर लिया ऑन द ग्राउंड विच हैव गिवन इन द कोर्ट कि भाई इनको कन्फ्रंट कराना है। इसमें सिर्फ एक मनीष सिसोदिया नहीं है, इसमें 15 लोग हैं। इसमें फर्स्ट एक्यूज मनीष सिसोदिया हैं और 16वें में अन्य लोग हैं। तो इसलिए इनको अरेस्ट किया गया है। यहाँ पे अब राजनीतिक रूप देना चाहो या जिसको जो कहना है वो उनकी अपनी इच्छा है, स्वतंत्रता है हर किसी को बोलने की अपने बचाव के लिए। ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी लोग बोलते आए हैं कि जब भी भ्रष्टाचार को आरोप लगा है कि भाई मेरे ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, तो इनके अरेस्टिंग का ग्राउंड तो सर ये है। तो क्यों फिर ऐसा कहा जा रहा है कि सब राजनीतिक विरोध हो रहा है? मतलब अच्छा काम किया मनीष सिसोदिया जी ने, इतने अच्छे शिक्षा मंत्री है, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या शिक्षा की आड़ में जो शराब घोटाला हुआ उसको कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, जिसमें लैंड बिल्डिंग था, अर्बन था, प्लानिंग था, लिकर भी था। अब शिक्षा विभाग में आपने क्या किया क्या नहीं किया उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास सर्वे नहीं है, लेकिन उनके पास 18 विभाग थे। तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री कहना मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ों को छिपाने जैसा होगा। तो पहले तो आप इस फैक्ट को करेक्ट करें कि ही वॉज ओनली एजुकेशन मिनिस्टर। नहीं, ऐसा नहीं, उनके पास 18 विभाग थे। अभी सत्येंद्र जैन जब अरेस्ट हुए तो वो वाला डिपार्टमेंट भी इन्हीं के अंडर में आ गया। तो ये केवल शिक्षा मंत्री नहीं थे। दूसरा विषय कि इन्हें पकड़ा क्यों गया, देखो क्या है, अगर मैं थोड़ा सा उन्हीं की भाषा में कहूँ
तो कुछ दिन पहले की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी एक देश के नामी मीडिया चैनल के मंच पे बैठ करके उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अगर लगता है कि मनीष भ्रष्ट है तो आप प्राथमिकी दर्ज कीजिए, जांच कीजिए और उसको जेल में डालिए। आई थिंक दैट सीबीआई टेकन इट सीरियसली एंड डूइंग द सेम। कि भाई आप एक तरफ दिल्ली को एक अलग रूप देने की बात करते हो, एक रोल मॉडल सेट करने की बात करते हो। आप जब सरकार में आए तो आप बहुत प्रकार की बातें और वादों के साथ आप आए यहाँ पे, लेकिन आने के बाद में जो आपकी गतिविधि है वो प्रश्नों के दायरे में है। देखिए सर, आप अच्छा करेंगे आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, आप गलत करेंगे आपको दंडित भी किया जाएगा, क्योंकि इस देश में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑन द प्लेस ऑफ इम्पोजिंग एनी एलिगेशन ऑन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, इन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता। आप जांच में सहयोग करो ना, सही है, तो क्या दिक्कत है? परेशानी क्या है आपको? आप बिल्कुल सीना चौड़ा करके खड़े रहो कि भाई चलो अरेस्ट करो मुझे, मैं जांच में पूरा सहयोग करता हूँ। इसमें जरूरत ही नहीं है आपको किसी प्रकार की राजनीति करने की, बिलबिलाने की। सहयोग तो कर रहे थे, अपनी माताजी के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने बच्चों से मिलते हैं। तो क्या लगता है ये राजनीतिक रूप दिया जा रहा है इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्योंकि वो आरोप तो बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी एक तरह से बदले की भावना के तहत काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ सीबीआई के पास जाते हैं, तो क्या राजनीति सिर्फ एक तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है? अब आप इसे समझो, आजकल ये देश में चलन हो गया है कि जब भी कोई राजनेता पकड़ा जाता है तो सबसे पहले तो अपने पास फैमिली में जाता है। माताजी होती है तो अपनी माताजी से मिलता है, पत्नी होती है तो पत्नी से मिलता है, बच्चों से मिलता है, फोटो सेशन कराता है। एक फिल्मेटिक एक्ट हो गई यहाँ पे। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ उनके ऊपर, वैसे जनरलाइज जो मैंने देखा, संजय राउत भी अरेस्ट हुए तो उन्होंने भी गए अपने माताजी का उन्होंने पैर छुआ, तो मनीष सिसोदिया जी ने ऐसे करा। उसके बाद में फिर भाई साहब चले आए बयानबाजी देने के बाद में, भाषण देने के बाद में कि भाई मेरी परिवार की रक्षा करना है। कहाँ चले आए? राजघाट पे, और महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने मौन रहकर पता नहीं इन्होंने उनसे क्या आशीर्वाद लिया। देखो, सोचने वाली बात है कि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी जीवन शराब के खिलाफ संघर्ष किया और शराब के घोटाले में पकड़े गए मंत्री उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तो महात्मा गांधी जी की आत्मा इस वक्त किस स्थिति में होगी, इसकी कल्पना तो आप कर सकते हो कि क्या हो रहा है इस देश में। वो किस भारत की कल्पना किए थे और कौन सी भारत उन्हें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है जिसके द्वारा खुद को सिंपथाइज करने वाली जो एक्ट है, तो मुझे लगता है कि इसे ना करके इसको जांच में सहयोग करना नहीं कहते, इसको तो ये ऐसी एक्ट कहते हैं जहाँ पे आप लोगों से सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं। बस ये है यहाँ पे आपके खिलाफ आरोप लगे हैं ना, आप डंके की चोट पे जाओ और आरोप को लेकर के आप कन्फ्रंट करो। आपको क्या जरूरत थी कोर्ट में जाने की? आप कोर्ट में किस लिए आए? आप कोर्ट में आए, आप जमानत लेने के लिए गए ना, तो कोर्ट ने आपको किस ग्राउंड, पहले तो आप ये समझ ले कि इनके पास ऑप्शन था हाई कोर्ट में जाने के लिए, बट इन स्पाइट ऑफ इट दे हैव विजिटेड सुप्रीम कोर्ट। व्हाई हैव दे डन सो? और सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे इनके बेल को रिजेक्ट किया कि भाई यू हैव ऑप्शन टू गो टू हाई कोर्ट, देन व्हाई आर यू अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट? सिंपल सी बात है यहाँ पे। आप जांच में सहयोग कीजिए, कन्फ्रंट कीजिए, जो सत्यता होगी सामने आएगी, देश आपके साथ है। लेकिन अगर आप राजनीतिक बयानबाजी करने का प्रयास करेंगे तो आज से 10 वर्ष पहले वाला भारत और अब का भारत, इसमें बड़ा फर्क है। अब लोग तार्किकता के आधार पर लोगों को तौलने लगे हैं, तो मुझे लगता है इस पर भी विचार करना चाहिए। जी, अच्छा, आपने अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र किया कि अगर सीबीआई को लगता है कि वो भ्रष्ट हैं तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे लगता है कि रविवार के दिन मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर ली। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे पता चल जाता है कि अब ये होने वाला है, सीबीआई मनीष के पीछे लगने वाली है, अब सीबीआई सत्येंद्र जैन के पीछे लगने वाली, क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी को पहले पता चल जाता है? देखो, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, आप यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट के लिए बात कर रहे हो, मैं राजनीतिक बात तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, एक मानवीय स्तर पर अगर देखा जाए तो शायद उनके पास कोई ट्रांसमिशन होगा, उनके पास कोई दैवीय शक्ति प्राप्त होगी कि वो होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर ले रहे होंगे। क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आज आपने चोरी कर लिया यहाँ पे और चोरी करके आप चले जाओ, तो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आप पकड़े जाते हो। होता नहीं कि भाई मुझे ऐसी आशंका है कि वो मेरे खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज करेंगे। क्यों भाई? चोरी की ही क्यों करेंगे, मर्डर की क्यों नहीं करेंगे? तो ये समझने वाला विषय यहाँ पे कि आपके खिलाफ में जो गतिविधि की जा रही है, और आपके खिलाफ क्या, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक किया गया। आप यूँ कहने वाले ना कि अगर आपको लगता है कि कहीं भी भ्रष्टता हुई है तो जांच करो और पकड़ के अंदर डालो। क्या करा सीबीआई ने? वही करा, आपकी बातों पर ही सीबीआई ने अमल किया। उस दौरान में अब अगर आप सहयोग के बजाय राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हो इसे निजी लाभ के लिए, तो वो आपके ऊपर है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो उनकी अपनी निजी कॉल है, मैं राजनीतिक पार्टी से तो हूँ नहीं। वरना आजकल तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आप पूरे देश में किसी भी राजनेता के खिलाफ या किसी के भ्रष्टता के खिलाफ अगर आपने सही टिप्पणी भी किया तो लोग इसको ये रूप देंगे कि ये बीजेपी समर्थक है।
जी जबकि समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखो ऐसा नहीं है, हर पार्टियाँ, जो भी पार्टियाँ गलत होंगी उन पर प्रश्न किए जाएंगे, जनता प्रश्न करेगी। अब कानून व्यवस्था अब सख्त होते जा रही है, लोग अवेयर होते जा रहे हैं अपने राइट से, लोग अवेयर होते जा रहे हैं उनके साथ हो रही गतिविधियों को लेकर के, तो ये भी समझना चाहिए लोगों को। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि कानून की नज़र से मनीष सिसोदिया का गुनाह बड़ा है, छोटा है? सजा की मैं इतनी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन गुनाह इतना इन्होंने बड़ा किया है मानवता के आधार पर। देखे कि शराब को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में हाहाकार मचा, महिलाएं सड़कों पर उतरी, विरोध प्रदर्शन हुए, तो मानवता के आधार पर, कानून के आधार पर मनीष सिसोदिया का गुनाह कितना? देखिए ये तो अभी जांच का विषय है, इनका गुनाह अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है। ये पकड़े गए हैं, मैंने आपको शुरू में पहले ही बताया कि चूंकि ये जांच में सही तरीके से सहयोग नहीं कर रहे थे, एक प्रोसीजर का पार्ट है कि 41A का नोटिस सर्व किया गया है, इनको 3 बार सर्व किया गया, दूसरे बार में प्रेजेंट नहीं हो पाए, तीसरे बार में जब प्रेजेंट हुए तो पुलिस ऑफिशियल को लगा कि भाई ये कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं साक्ष्यों के साथ में और जांच में सही से सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्न किए गए इनसे ना, वो प्रश्न का समुचित जवाब नहीं दे पाए। जैसे कि भाई कमिश्नर के साथ आपकी क्या बातचीत हुई, जो ड्राफ्ट बनाया गया पॉलिसी का, वो ड्राफ्ट क्या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को दिया जा सकता है? क्योंकि उसमें कहा गया कि ड्राफ्ट में इन्होंने कुछ निजी तौर पे छेड़छाड़ की, जो बातें तथाकथित हो रही है, सुनने में मिल रही हैं। लेकिन अब ये है कि उन सब बातों को अगर नज़रअंदाज भी कर दे तो दिस अरेस्ट इज़ टोटली लीगल। इस अरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इलीगल है। इनका अरेस्ट होना एक प्रोसीजर का पार्ट है, उसे स्वीकार करना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। अच्छा, सीबीआई को लेकर जिस तरीके से कहा जाता है कि सीबीआई जो है वो बीजेपी की बोली बोल रही है, ऐसा कहा जाता है। संजय सिंह का बयान आता है कि 3 घंटे के लिए मेरे को सीबीआई मेरे अंडर में दे दी, मैं अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर ऐसी टिप्पणी कर कि मैं इनको जेल में डालूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अडानी वाले विषय पे तो देखो मैं बताता हूँ आपको, एक है था ना अदजल गगरी छलकत जाए, एक हमारे देश का बिजनेसमैन, आप कंपेयर करो यूरोपियन कंट्री में, वेस्टर्न कंपनी में किस तरीके से उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। एक ऐसी बात जिसकी पूरी जानकारी नहीं है, थोड़ा सा मिसमैच हुआ डाटा में उसके, वो ऑडिट की थोड़ी सी गड़बड़ हुई और अडानी को उछाल दिया गया। वो पूरा बिजनेस मॉडल है, लेकिन उनको पता है, विदेशियों को पता है कि जयचंद आज भी भारत में बहुत ज़्यादा है। उन जयचंदों का सहारा लिया और उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह इन्होंने कर दिया, और इस प्रकार से सारी ड्रामेबाजी हो गई। एक तरीके से देश को बदनाम ही तो किया गया यहाँ पे। आप बात कर रहे हो अडानी अंबानी उद्योगपतियों की बात करते हो, बिना उद्योगपति के क्या इस देश को आप चला पाओगे? और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार आने से पहले अडानी भीख मांग रहा था, क्या था? एवरीवन हैज द अपॉर्चुनिटी टू किक बैक, एवरीवन हैज दिस चांस कि अगर वो हार्डवर्क करता है वो आगे आ सकता है। ये आपको समझना चाहिए, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। किसी के डेवलपमेंट को आप क्वेश्चन कर देते हो और उसके साथ साथ पूरे देश को शर्मसार कर देते हो। रही बात कि सीबीआई आपको मिल जाएगी तो क्या कर दोगे आप? आपके पास में जितनी सारी विभाग हैं, एक मंत्री के पास 18 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट आप लोगों के पास, उसमें क्या किया आप लोगों ने? उस पर भी चर्चा कर लो ना आप। जब भ्रष्टाचार का आरोप इस समय आम आदमी पार्टी पर लगा हुआ है कि भ्रष्टाचार, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब आम आदमी पार्टी में हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन को लेकर देख लीजिए, मनीष सिसोदिया जी की आप बात कर लीजिए, तो क्या लगता है ईमानदारी की जो बात होती थी कि हमारी जो पार्टी है वो ईमानदारों की पार्टी है, कट्टर ईमानदार, चुनाव में इन्होंने कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो क्या यही ईमानदारी है कि आपके एक एक करके मंत्री जेल जा रहे हैं? देखिए ये तो आप उनसे पूछ लीजिए कि ये ईमानदारी की कौन सी नई परिभाषा है, क्योंकि ये हर चीज़ की नई परिभाषा देते हैं। आज अन्ना हजारे भी जहाँ होंगे सोच रहे होंगे कि भाई क्या हो रहा है देश में। आप जरा एनालिसिस करो, आप पीछे जाओ, उस आंदोलन के दौर को याद करो और सोचो कि जब यह सरकार बनी तो किन मुद्दों पर बनी, आधार क्या था और हो क्या रहा है। ट्रांसपेरेंट रूप में आप जब इसका इवैल्यूएशन करेंगे, आप इसका अवलोकन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कमोबेश जितनी भी पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं या वर्तमान की राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनको लेकर आम जनता कभी त्रास्त रहती है, कभी आरोप लगाती है, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग रहते हैं, लगभग सेम ही हैं। उम्मीद थी आम आदमी पार्टी से, लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि नई पार्टी है, नए वादों के साथ आई, यूथ को लेकर के आने की बात कह के आई, नए लोग जीत करके आए, तो उम्मीद तो होगी। लेकिन अंततोगत्वा पुनः मुझको भवा, फिर से सारी स्थिति वैसे ही हो गई। तो ये तो आप भली भांति समझते होंगे। जब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया तो उनके समर्थक एक नारा लगा रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। कानून क्या कहता है कि जेल के ताले टूटेंगे क्या? देखो, जेल के ताले तोड़ना या किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि करना जिसे सार्वभौमिक शांति भंग होती है, ये भी पनिशेबल ऑफेंस है, अपने आप में एक ऑफेंस है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये नारे हैं, कहने सुनने में अच्छे लगते हैं। अब देखो, राजनीति आज के समय में सत्यता की रही नहीं, चाटुकारिता की हो चुकी है।
आज के समय में चाटुकारिता की होगी, और चाटुकारिता का स्तर ये हो चुका है कि जब तक बड़े नेता के नज़रों में आपकी चाटुकारिता जाएगी नहीं, तब तक उसका भी कोई महत्व नहीं रहा। मेरा ऐसा मानना है, जो मैं देख पा रहा हूँ राजनीति में। वरना आप देखो, ईमानदारी की शाश्वत प्रांजल ईमानदार राजनीति करने वाले लोगों की संख्या आप देखें, वो लोग अपने आत्मसम्मान के साथ लड़ेंगे, वो लोग सत्यता के ऊपर चलेंगे, वो लोग चाटुकारिता की बात नहीं करेंगे, वो सत्य की बात करेंगे, वो कटाक्ष करेंगे, वो विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन आम जन के हित में ही रहेंगे। अब ये कौन सी बात है कि भाई जेल के ताले टूटेंगे और सिसोदिया छूटेंगे? अच्छी बात है, अगर सही हैं आप बिल्कुल लगता है कि आपके ऊपर आरोप लगाए गए सारे तथ्यहीन है, तो ये तो जांच का विषय है। तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट में लेकर गया 27/2/2023 को, जहाँ पे सीबीआई ने रिक्वेस्ट किया कि भाई 5 दिन की रिमांड दी जाए। तो वहाँ के जो राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया, 5 दिन की उनको रिमांड दी गई। उसके बाद में वो लोग डायरेक्टली अप्रोच कर दिए, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ और नरसिम्हा जी की बेंच थी। तो उन लोगों ने सुबह के वक्त में 10:30 बजे के आसपास ये लोग मैटर लिस्टिंग के लिए गए थे। तो इन लोगों ने कहा कि भाई मनीष सिसोदिया के केस पे हमें ब्रीफिंग देना है। तो जज साहब ने कहा कि आप एक काम करो, 350 में आप आ जाओ। शाम के दिन उस दिन 350 में गए, तो उन्होंने समझा विषय को और उन्होंने सीधे कहा, जो कानूनी पक्ष होना चाहिए, कि भाई यू हैव ऑप्शन टू गो टू द हाई कोर्ट, देन व्हाई आर यू अप्रोचिंग अपेक्स कोर्ट? आपके पास विकल्प है, चूँकि दिल्ली का आप मामला है और आप दिल्ली के ही हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो कानून तो इस रूप में देखता है चीज़ों को, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से इनके बेल को रिजेक्ट किया गया वहाँ पे। जी, ये था विषय। कोई दबाव तो नहीं है सरकार का कोर्ट पे? अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप जजमेंट देखो अगर सुप्रीम कोर्ट की ना, बहुत सारे जजमेंट ऐसे आते हैं सरकार के अगेंस्ट भी होते हैं, सरकार के पक्ष में भी होते हैं। अब न्यायपालिका को सरकार के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि मीडिया के लिए भी सही नहीं है। देखो, ये गलत होगा, क्योंकि यही एक ऐसा तंत्र है जहाँ पे सबकी उम्मीदें टिकती हैं। आप और मैं, जितने भी लोग, जो लोग पीड़ित होते हैं, जब उन्हें प्रशासन से सहयोग नहीं मिलता है, जब उन्हें राजनीति से सहयोग नहीं मिलता है, तो उनकी निगाहें कहाँ टिकती हैं? उनकी निगाहें न्यायपालिका पे टिकती हैं, उनकी उम्मीदें न्यायपालिका पे टिकती हैं, और उन्हें इस बात का भरोसा होता है कि न्यायपालिका हमारे साथ में जस्टिस करेगी। जितने भी आंदोलन हुए, जितनी भी भीड़ भाड़ हुई है, क्या अगर न्यायपालिका का सहयोग नहीं होता, हमारे देश में तानाशाही होती, तो ये चीज़ें संभव थी? न्यायपालिका का सहयोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्न करना ही मेरे ख्याल से आधारहीन है, ये मेरा मानना है। तो हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे पुरुषोत्तम तिवारी जी। तो इन्होंने एक आसान भाषा में एक समझाया कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया हुई, क्या हुआ उस दिन कोर्ट में। मतलब वो सब जो आपके मन में सवाल होगा वो लगभग मुझे लगता है समझा दिया होगा। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।